हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनप्लग सेशंस विद मी उमर खान, और आज के हमारे बड़े ही बेहतरीन गेस्ट हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर साद उस्मानी, जो कि सिचुएटेड हैं कनाडा में। और लोग इनको टिकटॉक की हद तक जानते हैं, लेकिन उस टिकटॉक की पर्सनालिटी के पीछे एक बड़ी पर्सनालिटी छुपी है, बड़े बड़े इनके कारनामे जो इन्होंने न सिर्फ एक मुल्क 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 में इन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं, और आईटी की फील्ड में बड़ी महारत रखते हैं। और उस हवाले से आज हम थोड़ी सी इनकी लाइफ जर्नी पूछेंगे, और ऑफ कोर्स खास तौर पे एक ट्रांजिशन जो कि कराची में साथ भाई पैदा हुए पले बड़े, और वहाँ से फिर ये इन्होंने मुल्क से मुल्क जो ट्रैवल किया और हर जगह माशाल्लाह सक्सेसफुल रहे, उस हवाले से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम साद भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन टुडे। बहुत शुक्रिया उमर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। प्लेजर इज ऑल माइन। तो साथ भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने कराची का जिक्र किया, तो कराची बॉर्न, कराची में बड़े हुए, तो जो अर्ली मेमोरीज हैं आपकी लाइफ की कराची की, वहां से शुरुआत करते हैं कि साद उस्मानी बीइंग अ किड कैसा था। यार साद उस्मानी बीइंग अ किड एक जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसा ही था। थोड़ा सा शरारती भी था, थोड़ा जो है वो मतलब एजुकेशन की तरफ भी ध्यान था, जिम्मेदारी का एक एहसास था बचपन से। तो खेलते कूदते थे, क्रिकेट खेलते थे जैसे बाकी लड़के खेलते हैं, और फ्रेंड्स के साथ जाना, घूमना फिरना, मूवीज देखना। तो एक कंप्लीट पिक्चर थी, जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वैसे ही बिल्कुल मेरा बचपना था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा बचपना था, बल्कि जो कि मैं सोचता हूँ कि आजकल बच्चों को वैसा बचपना नहीं मिलता। राइट, तो स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूलिंग कहाँ की रही, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसके टॉक अस थ्रू दैट। यार स्कूल का ये है कि मैं गुलशन इकबाल में रहता था। 13D है जो कि नियर हसन स्क्वायर आप कह लें, शायद लोगों को पता हो उस इलाके का, या नेशनल स्टेडियम कह लें। तो वहाँ पर था, तो वहीं पर ही एक स्कूल था नेशनल हाई स्कूल के नाम से। तो वहाँ पर मेरा जो है वो मैंने पूरी एजुकेशन वहीं ली है, नर्सरी टू मैट्रिक। और तो बड़ा अच्छा जर्नी रहा वहाँ पे। और अच्छी बात उस स्कूल की ये थी, एक तो ये कि वो मेरे घर से करीब था, तो हम पैदल चले भी जाते थे और वापस भी आ जाया करते थे। और उसके बिल्कुल सामने एक प्लानिटेरियम भी बना के उन्होंने रखा हुआ था, तो जिसको हम देखते यस। थे बचपन में कि जहाज में बैठना है यार, ये बड़े होके इस जहाज में बैठना है। तो बड़ा बड़ा अच्छा स्कूल था, और पूरा नर्सरी से लेके मैट्रिक तक जो है वो एजुकेशन वहीं से लिए। राइट, अच्छा एक चीज साथ में इसमें बताएंगे कि बचपन का आपने जिक्र किया, हमारा बचपना बाहर आ गया। हम्म। कि एक हमारा बड़ा ट्रेंड था, जब हम जाते थे तो गोले गंडे वाले होते थे, तो जी जी। कभी वो छुप छुप के गोला गंडा खाना, क्योंकि अक्सर अम्मा से डांट पड़ती थी, मार पड़ती थी इस बात पे कि गोला गंडा नहीं खाना है बाहर। यार वो मुझे याद है कि घर से 2 रुपए मिलते थे, ठीक है ना। अब 2 रुपए हाँ में ये जी। कंपटीशन होता था कि जब जाते थे बाहर ब्रेक के टाइम पे, तो ये देखते थे कि यार वो बर्गर वाला भी खड़ा हुआ है, वो अपना क्या नाम है, बन कबाब वाला, बर्गर तो नहीं कहूंगा, बन कबाब वाला भी खड़ा हुआ है, पेप्सी वाला भी खड़ा हुआ है, गोला कंडे वाला भी खड़ा हुआ है। तो एक हाँ। कंपटीशन होता था कि यार ये 2 रुपए के अंदर किस तरह से मैनेज करेंगे, ये तमाम चीजें खाने को मिल जाए। लेकिन वैसा हो नहीं पाता था, तो कभी बन कबाब ले लिया, या कभी मतलब पेप्सी वगैरह पी ली ठेले वाली। आपको याद है गैस की तरह भरते थे वो। राइट। या गोला खा लिया, कुल्फी खा ली, कुल्फी वाला होता था। तो वो एक मतलब था, लेकिन 2 रुपए में करना होता था ये। ये अब ये इसका ये मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन के घर से 2 रुपए से लेके अब ओवर $200,000 की उड़ान आप इस तरह से उड़ते हैं। तो वो एक सफर ट्रांजिशन, और जो एक एडवाइस यंगस्टर्स को देंगे उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन अब आप आए यूनिवर्सिटी में, आपने इंजीनियरिंग, आईटी की फील्ड, कंप्यूटर की फील्ड देखी, तो उसमें कोई गाइडेंस थी या शुरू से इंटरेस्ट था कि यार ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लग रही है? क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो अब तो आईटी का बड़ा इन मामला है, लेकिन आज से जिस टाइम में आप मूव किए या आपने पाकिस्तान छोड़ा, तो उस वक्त भी एक माइंडसेट बना हुआ था कि यार डॉक्टर, इंजीनियर और ये बिजनेस वाला यही चलता है, और उस किसी और चीज को ना ना सीरियस लिया जाता था, ना कुछ समझा जाता था। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि अर्ली टाइम में जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो प्रोफेसर थे, ठीक है ना। पहले वो इस्लामिया कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी रह चुके हैं अर्ली टाइम में। माशा उसके माशा। बाद वो फिर प्रोफेसर थे उसमें उर्दू साइंस कॉलेज के अंदर। तो शुरू से ही हमारे घर में एजुकेशन का एक रुझान था कि जी पढ़ना है, और जो है मतलब अच्छे ग्रेड्स लेके आने और आगे काबिल बनना है। और आईटी का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये है कि जब बड़े होने शुरू हुए, तो आपको पता है कि कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में बूम आना शुरू हुआ।
तो हमारे कुछ सीनियर कजन्स थे, वो सब आईटी पढ़ रहे थे या आगे जा रहे थे या मुल्क से बाहर जा रहे थे, तो उनको उनको देखकर एक इंस्पिरेशन आती थी। आपको पता है जो पाकिस्तान में लोग होते हैं उनके जहन में एक रहता है, ख्वाब रहता है बाहर जाने का, तो वो ऐसे एज अ चाइल्ड हमारे जहन में भी था। तो बस उसी तरीके से उस करियर को फिर हमने परसू किया। राइट। अब फर्स्ट आप पाकिस्तान से जब मूव हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेंट टू यूके, एंड वाज इट एज अ स्टूडेंट जो आप गए फर्स्ट टाइम, या आप काम की नियत से गए? क्या था, जरा टॉक अस थ्रू कि वो पहला स्टेप क्या था कि पाकिस्तान से जो बाहर निकले तो किस तरह से? यार पाकिस्तान से बाहर निकलना ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सर सैयद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर ग्रेजुएट किया है, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री है मेरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अब बहुत सारे मशहूर लोग हैं जो कि अब सर सैयद यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हैं। एक ताबिश खान का भी आपने नाम सुना होगा, जो बड़े पॉपुलर हैं आजकल, पोस्टेड होस्ट हैं। तो मैंने अपना 4 इयर्स बैचलर्स कंप्लीट किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और उसके बाद फिर ये कि मैंने कोई 4 साल तकरीबन कुछ कंप्यूटर ट्रेनिंग टेस्टिंग सेंटर और औराटेक सिस्टम के अंदर जो है ना वो पढ़ाया भी है, और उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी सपोर्ट भी दी है, क्योंकि मेरा जो मेजर डोमेन था वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड था। फिर मैं ओरेकल की तरफ आया, तो ये दोनों चीज़ों के कम्बिनेशन के साथ मैंने अपना जो है ना करियर वहाँ पे पाकिस्तान में चला। उसके बाद ये हुआ कि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे, ऐसी बात है यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स हैं सब में। एक कराची में खास तौर पे एक ट्रेंड है कि लोगों का ये होता है कि यार बाहर जाना है, मतलब पढ़ के स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाना है या वर्क वीज़ा पे बाहर जाना है। तो कुछ फ्रेंड्स थे वो, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाएंगे बाहर, कुछ ने डिसाइड किया कि हम वर्क पे जाएंगे। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मिडल ईस्ट चले गए, स्पेसिफिकली दुबई। मैं एक्चुअली थोड़ा सा वेट कर रहा था, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली यूके के हवाले से कि क्योंकि मैं ऐसा था कि ऐसी बात है उस टाइम इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होती थी हमारी। तो मैं आपको जर्नी बताता हूँ कि मैं जब इतना मुझे क्रेज था कि मैं नीपा चौरंगी से लेके हसन स्क्वायर से लेके नीपा चौरंगी में पैदल वॉक करता था, और जितने भी वाह। डिफरेंट कंसल्टेंट्स वगैरह होते थे ना, तो मैं उनको विजिट करता था और मैं उनसे पूछता था कि भाई क्या चल रहा है या कैसे बाहर जाएंगे, किस तरीके से। इवन अगर आप मुझसे पूछे तो शारा फैसल पे भी मैंने मतलब इस तरह से वॉक किया वहाँ पे और डिफरेंट कंसल्टेंट्स को अप्रोच किया। जाहिर सी बात है उस वक्त आपका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता कि आपको क्या चल रहा है बाहर या कैसे, तो ये कंसल्टेंट्स ही होते हैं। उसमें काफ़ी फेक कंसल्टेंट्स भी मुझे मिले जो कि ओह आपको यस। लोगों को चूना लगा रहे हैं, ये है। लेकिन उसमें मुझे एक याद है कि कंसल्टेंट मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यूके चले जाओ, कि यूके का एडवांटेज एक तो ये है कि यूके में आपको ना एक टाइम के बाद नेशनैलिटी मिल जाएगी वहाँ पे। तो बिल्कुल। मैंने कहा कि अच्छा, तो फिर मैंने आके थोड़ा रिसर्च किया। तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि सैलरीज इन यूके इज मच बेटर एज कम्पेयर टू मिडल ईस्ट इवन दैट टाइम। और फिर ये था कि अगर आप वहाँ पर कोई 4 या 5 साल रहेंगे तो आपको एक पीआर के बाद आपको नेशनलिटी का तो चांस आप है। इनिशियली एज अ स्टूडेंट आपका जाना हुआ था, या आप विजिट वीजा पे गए और वर्क परमिट लिया, क्या हुआ था? नहीं, वहाँ पर एक कैटेगरी थी उस टाइम कहलाती थी यूके के अंदर हाईली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो वो भी बड़ा एक मजे का वाकया मैं आपसे शेयर करूंगा कि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी उस टाइम पे कि 50,000 रुपए पाकिस्तानी आपकी पर मंथ सैलरी हो, और आपने बैचलर्स डिग्री की हो, और आपके पास कोई 3 या 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। तो खैर हम जब पहुंचे, उस टाइम काम करते थे, पुरानी बात है तो मैं बता भी देता हूँ मेरी सैलरी कितनी थी। 15,000 रुपए सैलरी थी शायद मेरी उस टाइम पे ना, लाइक इट वाज अराउंड ठीक है। 2005। ठीक है। तो जी। मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा देखें भाई, एजुकेशन तो मेरी सेट है, एक्सपीरियंस भी मेरे पास है, ये मैं सैलरी कहाँ से लाऊं, क्योंकि 50,000 तो सैलरी मैं अर्न नहीं करता। तो वो हमारे फाइनेंस के फ्रेंड थे, बड़े मजे का वाकया। उन्होंने कहा यार किसने कहा तुम 50,000 अर्न नहीं करते? तो मैंने कहा कि यार ये तो 15,000 आते हैं, 50,000 कहाँ अर्न करते हैं? तो कहने लगे कि आओ अकाउंट्स में मुझे लेके गया, तो मेरी सैलरी थी 65,000 रुपीज। आप समझ रहे हैं? ओह। मेरी सैलरी थी 65,000 रुपीज, और मुझे 15,000, मतलब ये पाकिस्तान में आपको पता ही है माशाल्लाह से हमारे यहाँ के मामला कुछ इस तरह के होते हैं। तो मेरे तो सारे पेपर्स रेडी थे, क्या तो बात है। उसमें ये टैक्स के डॉक्यूमेंट नहीं, निकाल पहले के मुझे दिए। बताएं कि जब आपको शौक लगा कि वो शौक लगा उस बात का कि पता लगा कि भाई 65,000 सैलरी थी और मिल 15 रहे, तो उसमें उस वक्त आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सवाल तो ये यार बनता है। मैं बताऊं, मुझे तो खुशी हुई, मतलब क्योंकि हम मुझे ये लगा कि यार मेरा तो जो है वो जहाज रेडी है। ठीक है ना। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मुझे कम पैसे क्यों मिल रहे हैं या मुझे इतना क्यों चल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि यार मेरा जहाज रेडी है, 65,000 आ रहे हैं सैलरी है, और ये मेरे पेपर बन गए पूरे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट एक्चुअली, मैं तो मुझे अफसोस नहीं हुआ उस बात का। लेकिन ये हमारे यहाँ पे कल्चर है कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स बचाने के लिए और चीज़ों के हिसाब से वो इस तरीके से चीज़ें डिक्लेयर करते हैं ताकि वो एक्सपेंस में ज़्यादा शो कर सकें, और उसके बाद उनका जो एक्चुअल टैक्स है कंपनी का वो कम बने। जी। तो जी। वही मेरे साथ हुआ था, बट आई वॉज हैप्पी एक्चुअली, आई वॉज नॉट अपसेट कि यार ये क्या है और ये क्या है, आई डोंट केयर अबाउट इट, राइट। तो एनीवे देन आई पुट इट दीज थिंग्स इन द एप्लीकेशन, एंड उस एक वीज़ा था
HSMP कहलाता था, जिसे कहते हैं हाईली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। तो हाईली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर जो है ना, उन्होंने मुझे कहने का मकसद है कि वो उन्होंने एक चीज़ लॉन्च करी और वो फिर मेरे साथ हो गया काम। राइट, ठीक। तो अब आप यूके पहुंच गए। यूके पहुंच के फर्स्ट जॉब का सिलसिला कैसा बना, और वो अर्ली डेज क्या थे? क्योंकि देखिए अब तो माशाल्लाह डेकेड पास्ट, आप वेल सेटल्ड हैं, इस काबिल हैं कि आप लोगों को भी गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन वो जो एक शुरू का अर्ली पीरियड होता है, स्ट्रगलिंग फेज, इनिशियल फेज, बुनियाद डालने वाला फेज, उसका बताइए कि जब आप यूके अब लैंड हो गए, अब क्या सिलसिला था एंड हाउ वाज लाइफ? यार वो जर्नी बड़ी जबरदस्त है एक्चुअली। आपने एक शायद मूवी देखी हो, लेब्रिंथ, आपने देखी? बहुत पुरानी मूवी है। जी जी। लेब्रिंथ में ये दिखाया था कि वो उसका कोई जोकर भाई उठा के ले जाता है, जोकर नहीं सॉरी, मैजिशियन भाई उठा के ले जाता है, एंड शी नीड्स टू गो टू गेट हिज ब्रदर, राइट? तो लेकिन उसको शुरू में एक बंदा होता है, उसको बोलता है कि यार ये लेफ्ट पे रास्ता है और ये सीधा रास्ता है, और वो कहता है लेफ्ट के रास्ते से, उसको मिसगाइड करता है कि यहाँ से मत जाओ, स्ट्रेट चले जाओ। स्ट्रेट रास्ता बहुत ही लंबा था, और लेफ्ट का रास्ता जो था वो शॉर्टकट था टू दी कैसल या पैलेस, आप उसको कह लें। तो बताने का मकसद ये है कि अगर वो लेफ्ट का रास्ता लेती तो शी विल बी देयर एज क्विक एज पॉसिबल, राइट? बट समबडी हैज मिसगाइडेड हर कि नहीं यार आपने राइट साइड से जाना है या लेफ्ट साइड से जाना है। तो वो चीज भी मेरे साथ हुई एक्चुअली। तो आप ये समझ लें कि डिसीजन सही। मेकिंग कह लें तो क्या कह लें। पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा सा, मेरी एक आदत है कि मैं काफी होमवर्क करता हूँ। जब भी मैं कोई चीज की तरफ जाता हूँ तो मैं काफी प्लान करता हूँ कि यार किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है, और उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ ना, जिसे कहते हैं होमवर्क करना, वो मैं करता हूँ। तो आई वॉज रेडी कि मुझे यूके जाके क्या करना है। मुझे ये पता था कि मुझे यूके में कहाँ जॉब अप्लाई करनी है, मुझे ये पता था कि क्या टेक्नोलॉजीज हैं, मुझे ये पता था कि क्या सैलरीज हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जो बाहर लोग होते हैं वो, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, और जो भी आदमी बाहर अनप्रिपेयर्ड जाता है वो बहुत ज़्यादा उसको मसाइल होते हैं जो कि फेस होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड था। मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस, कोर्सेज सब पूरे किए हुए थे, और एक्सपीरियंस। तो आई वाज कंप्लीट रेडी, राइट? मेरे पास इतनी मोटी फाइल थी जिसको मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरे पास मौजूद थी उस टाइम प्रेजेंट करने के लिए। एनीवे तो मैंने जब उतरा तो क्योंकि यूके में मेरे कोई ऐसा कोई फैमिली मेम्बर तो था नहीं, एक फ्रेंड रहता था और एक कज़न रहता था। तो मैंने दोनों को बोल दिया, मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाना, ठीक है? तो अब जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा वहां पे तो दोनों मौजूद थे। यानी आप लकी हैं कि अक्सर लोग तो कहते हैं कि हम पहुंचते कोई आया ही नहीं लेने के लिए ना, तो ऐसा आया नहीं नहीं, हुआ। प्लस पहुंचने के बाद वो बिल्कुल कहते हैं कि भाई तू आया है तो अपने सारे आए, हम जानते ही नहीं, पहचानते नहीं। परदेश में तो हाँ ऐसे ही होता है। हाँ। अब क्या हुआ कि दोस्त जो था ना, वो मेरा वो बहुत अच्छा दोस्त था, कज़न भी मेरा बहुत अच्छा कज़न था। लेकिन ये कि दोस्त ने जो है ना कहा कि अरे यार तू आया, टेंशन नहीं ले, और हाँ मेरे घर चल, खाना वाना रेडी है सब कुछ, और वो ले गया मुझे घर पे, खाना वाना खिलाया। कज़न भी मेरे साथ चला गया वहाँ पे ना, दोनों हम बैठे हुए थे। तो कज़न दोस्त बोलता है कि यार तू टेंशन नहीं ले, तेरे लिए मैंने ना जॉब रेडी कर दी है, कल से तेरी जॉब स्टार्ट है। बता, आप सोचें, आप कल से तेरी जॉब स्टार्ट है, तेरा रहने का इंतजाम हो गया, कोई टेंशन नहीं है। और वो एक जोक पे उसने मुझे बड़े मजे का जुमला बोला था कि यार वो एक बेड है, तो तू वहां पे लेटेगा, रात में एक आदमी आएगा, वो तेरे साथ बेड शेयर करेगा, तू घबराना नहीं। मतलब उसने मुझे ये बात बोली। तो कह रहा है कोई चीज मुझे नहीं माना, वो रात के 3 बजे आता है। तो बड़ा एक मजे का उसने एक था, क्योंकि अक्सर लोग, आपको पता है, वहाँ पे रूम शेयर करते हैं और इन चीजों के लिहाज से रूम ना। शेयरिंग होती है। हाँ, रूम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था, और नौकरी भी उसने लगा दी थी मेरी। आई थिंक इट वाज अराउंड 850 पाउंड्स पर मंथ। इट वाज 2008 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो ऑड जॉब थी एक्चुअली, इट वाज जॉब इन मैकडोनल्ड एक्चुअली। तो सही। मेरा जो कजन था वो वहाँ पे बैठा हुआ था, माशाल्लाह से बड़ा बड़ा ही अच्छा कजन है, मेरे भाइयों की तरह है वो। तो उसने मुझे वहाँ पे ना हल्के से लहजे में बोला कान में कि साथ मेरे साथ चलो। तो मैंने उसको कहा कि मेरे, क्योंकि मंजर भाई थे, नाम मैं उनका ले लेता हूँ, तो उसने मुझे कहा, तो मैं उनको बहुत पहले से जानता था, उनका क्रेडिबल आदमी है वो। तो मैंने कहा कि मंजर भाई आपके पास क्या रेडी है? तो मंजर भाई ने मुझे कहा कि यार कुछ भी रेडी नहीं है, बट तुम मेरे साथ चलो, यहाँ मत रुको। तो वो समझ लें कि मैंने, या आप ये समझ लें कि मेरे पास रूम रेडी है, रहने की जगह रेडी है, मेरे पास जॉब रेडी है। नेक्स्ट मंथ से मैं 850 पाउंड्स पर मंथ कमाने वाला हूँ। तो मैंने अपने फ्रेंड को मना किया, मैंने कहा कि यार मैं आई एम गोइंग विद द कजन, राइट? एंड ही वाज लाइक शॉक्ड, कहता है यार व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई जस्ट हैव अरेंज एवरीथिंग फॉर यू एंड यू आर लीविंग मी लाइक दैट। अब कजन से मैंने कहा, तो कजन ने मुझे कहा कि देखो साथ, आई नो व्हाट यू हैव डन, if you go into that direction you will stuck there and you will stuck for your life, just come out of it, you are qualified enough, तुम आराम से अपना अप्रोच तुम बना लोगे।
खैर एनीवे मैंने डिसाइड किया और मैं अपने कजन के साथ चला गया। तो ये मैं आपको वो रास्ते बता रहा हूँ कि अगर मैं गलत डायरेक्शन में चला जाता, इवन के दे हैव द राइट। मनी एट दैट टाइम, तो मे बी आई विल नॉट बी द सेम एज आई एम टुडे, आई विल बी वेस्टिंग माई ये मेनी बड़ी ईयर्स। आपने अच्छी बात की। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज है कि लोग अपने करियर वाइज भी एट टाइम्स लाइफ में फ्रस्ट्रेशन में आके या ऐसी सिचुएशन में आके आउट ऑफ डेस्परेशन कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि वो उनके करियर को या उनको स्टक कर लेते हैं। मैंने कितने लोग देखे हैं कि वो 25-30 साल से एक ही जगह पे स्टेगनेंट हैं, नौकरी कर रहे हैं और वही सैलरी पे जो आज से 25-30 साल पहले उसमें 5-10,000 प्लस माइनस हुआ होगा और वो बिल टू बिल, महीना टू महीना, उधार टू उधार जीरो थे। अब एक कोई भी, आप जिस 22-24 साल की उम्र में वहां गए और एक कोई भी यंगस्टर को ऐसा मौका मिले कि यार रहने की जगह मिल रही है, छत मिल रही है और गुजारे के पैसे मिल रहे हैं, तो वो पहली सूरत में लपक के उसको लेता है। लेकिन ये आपके उन कजन को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस बात को देखा कि नहीं भाई, तू पढ़ा लिखा है, तू कहाँ ये ऑड जॉब करेगा बाहर। तो ऑड जॉब इज नॉर्मल थिंग। लोग यहाँ से जाके वहाँ टैक्सी भी चलाते हैं, ऑड काम भी करते हैं, लेबर वर्क भी करते हैं, इट इज ओके, बात वही है। लेकिन अब आपका ये डिसीजन लेना और फिर स्विच करना, तो आप ये बताएं कि जब वो चले गए, अब काम नहीं चलनी, तो पहला काम कब मिला, कैसे मिला और वो सिलसिला क्या बना? एक्चुअली फिर मैं अपने कजन के साथ चला गया। ऑब्वियसली कजन का भी अर्ली डेज थे, वो भी इंग्लैंड अर्ली डेज में ही आया हुआ था, तो आई शेयर द रूम विद हिम एक्चुअली। बट ही ब्रॉट मी एंड ब्रिंग मी टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स जो कि आईटी में ही थे, तो उनसे उसने मुझे मिलवाया कि एक तरह से गाइडलाइन के तौर पे कि आप इनसे मिलो और आप इनसे बात करो, आपको पता चलेगा कि क्या है मार्केट में। खैर उनसे मैंने अपनी कम्युनिकेशन की, बातचीत करी। इंडियंस लड़के थे वो, रमेश और राजेश, दो बंदे थे, मुझे याद है, नाम भी याद है उनके। तो उन लोगों ने काफ़ी मुझे बताया कि भाई इस तरह से मार्केट है, ये है। तो खैर उसके बाद मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की। तो मेरा प्रोसीजर ये होता था जॉब्स अप्लाई करने का कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठता था, तकरीबन कोई 6 बजे या 5 बजे के करीब, एंड आई वाज लाइक थ्रोइंग अप 100 सीवीज इन द मार्केट एवरी मॉर्निंग। उसके बाद जो जर्नी है, मतलब आप वाओ। सोचें कि मुझे 15 डेज के अंदर, या 15-20 डेज के अंदर मुझे पहली जॉब ऑफर हो गई थी। एंड आई विल लाइक टू स्पीक अबाउट इट एज वेल, मतलब मैं लोगों की मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि हम इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करेंगे। तो आई गॉट माई बिल्कुल। फर्स्ट जॉब एट 250 pounds पर डे एज अ कॉन्ट्रैक्ट ओके। जॉब। 2 महीने की मुझे नौकरी लगी थी, 250 और pounds ये पर क्या डे। क्या था, वो आपका वर्क रोल क्या था इसमें? सर ओएस बेस्ड सपोर्ट था, लिनक्स बेस्ड वर्क था कुछ, जो मेरा अपना एक प्लेटफॉर्म है उस पर मैं काम करता था। तो इंटरव्यू मैंने पास किया, और इंटरव्यू भी इतना मजे का था मेरा कि आप देखें कि उसने मुझसे पूछा कि मैंने आपसे 12 सवाल पूछने, अगर आपने 12 में से 9 के जवाब दे दिए, गोरा था, तो मैं आपको हायर कर लूंगा। तो जब उसने मुझसे अच्छा, इंटरव्यू लिया इंटरेस्टिंग। तो मैंने उसको 12 के आंसर्स दे दिए। तो वाह। उसने बड़ा हैरान हुआ। उसके और बाद ये उसने मुझे टेक टेक रिलेटेड रिलेटेड सवाल था, थे? बिल्कुल टेक रिलेटेड ओके। सवाल थे। तो उसने मुझसे 12 के 12 मैंने उसको जवाब दे दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि यार 2 सवाल और है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। तो उसने वो पूछे, मैंने वो भी बता दिया उसको। तो आई एम वाह। गेटिंग लाइक 14 आउट ऑफ 14, राइट? एंड देयर इज लाइक 10 to 15 पीपल्स थे वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर। तो मतलब 10 से 15 से मतलब कि 10 से 15 एप्लीकेशन थी उसके पास, तो उसमें से मैं सेलेक्ट हुआ। लेकिन वो बहुत खुशी की बात है कि यार इतना अच्छा सिलेक्शन और ये वो, और बट जब जॉब लगी तो मेरी जॉब लगी कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज यूके में, जहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यूके के अंदर। राइट। एंड आई वाज इन लंदन, राइट? तो जगह नहीं, पैसे नहीं, हर चीज़ तंग उस टाइम पे। तो द जर्नी वो स्टार्टेड कि मैं सुबह 5 बजे निकलता था घर से, 5 या 5:30 बजे करीब निकलता था, 9 बजे ऑफिस पहुंचता था। सो आई वॉज चेंजिंग 3 ट्रेन्स, ठीक है, वाह। 2 बसेस टू गेट रीच टू द ऑफिस एट 9। और जब मैं वापस आता था तो रात के 11 बज रहे होते थे। और ये मैंने 2 महीने किया है एक्चुअली, मतलब। और मैं आई नो कि मैं अब तो खाते पीते रहते, आई एक्चुअली स्ट्रगल के डेज में मैंने आई लॉस्ट 10 kilograms ऑफ वेट, 10 kg ऑफ अब तो वेट खैर जस्ट आप टू। अब तो आप सिर्फ विश कर सकते हैं कि यू कैन लूज 10 kgs ऑफ वेट, वो तो खैर टाइम। बट अब ये सारा सिलसिला हुआ, ये आपका फर्स्ट जॉब से दूर रहा, फिर किस तरह से बिल्डअप हुआ, एंड देन फिर यू गॉट मैरिड क्वाइट अर्ली एज वेल। तो वो उसकी भी ट्रांजिशन बताइएगा कि वो जो एक मैरिज डिसीजन था कि परदेश में कब कैसे डिसीजन ले लिया कि यार नहीं, शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत से लोग यही कहते हैं कि यार सेटल हो जाएं, घर ले लें, ये कर लें, वो कर लें।
तो वो डिसीजन किस तरह से रहा, और थोड़ा सा काम की सेटलमेंट की बात भी बताइएगा। यार शादी का ये सिलसिला हुआ कि ऑब्वियसली मेरी पसंद की शादी थी। मेरी मेरी कज़न है, मेरी फर्स्ट कज़न है, खाला की बेटी है वो। और जाने से पहले ही हमने निकाह कर लिया था, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि अच्छा। प्रोसेसिंग, ये भी मुझे पता था कि प्रोसेसिंग क्या होती है, वहाँ जाके कैसे पेपर राइट। सबमिट होता है। मुझे एक्चुअली मुझे सब इन्फॉर्मेशन थी पहले से। तो मुझे ये पता था कि अगर यहाँ से पेपर्स बन जाएंगे, चीज़ें बन जाएंगी, तो इट विल बी ईजियर। क्योंकि होता ये है कि जब आप बाहर लोग चले जाते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि राइट। वो फिर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उसमें 6 7 8 महीने का गैप और तमाम चीज़ें, और फिर होता है नहीं होता, वो तमाम चीज़ें काउंट करती हैं। तो मैंने ये किया था कि निकाह कर लिया था, 2008 की बात है। और निकाह करके मैं गया था। तो निकाह करने के बाद एडवांटेज ये हुआ कि मैंने पासपोर्ट्स, अपने तमाम चीज़ें रेडी करी, और फिर 2009 में मैं वापस आया यूके से शादी करने के लिए, प्रॉपर जैसे कहते हैं बारात वगैरह सब। तो 2009 में फिर दिसंबर का टाइम था, और फिर हमने मतलब निकाह तो हो ही चुका था, तो मैंने सारे पेपर्स रेडी कर लिए थे उसके, इमिग्रेशन के अप्लाई करने के, वो सब हो गए थे। और उसके तो बाद मैं उसकी बेटी को 2009 के चला गया। अंदर आपको, एक साल के अंदर आपको वहाँ की वो मिल गया था जो आपने इमिग्रेशन फाइल कर लिया, मतलब विद इन 1 ईयर डिड यू गेट द यूके नहीं, इमिग्रेशन? मैं जो HSMP है, वो एक बड़ा जबरदस्त काइंड ऑफ वीजा था। वो कहलाता था ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट में ये राइट। होता है कि यू आर नॉट बाउंड टू एनी एम्प्लॉयर, यू हैव बीन ओपन टू वर्क एनी वेयर एल्स, बट आपको एक क्राइटेरिया मीट करना होता है, खास सैलरी मीट करनी होती है, और आपको उस जी। खास सैलरी के ऊपर टैक्स देना होता है। अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो वो आपका उससे वो एग्री करते हैं, और आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। तो मैंने उस टाइम पर, मेरे पास वो राइट। तमाम चीज़ें मीट कर रही थी, क्योंकि आईटी का चक्कर ये कि आईटी जो है वो एक हाई एंड प्रोफेशन है, ये एक मतलब हाईली पेड राइट। प्रोफेशन जिसे आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, और फिर मैंने अपनी वाइफ को, मतलब उसका अप्लाई किया। जब वाइफ का हो गया अप्लाई, तो फिर मैंने अपनी शादी को जो है ना वो प्लान किया कि भाई तुम्हारा वीज़ा हो गया। क्योंकि अच्छा यही होता है कि रुखसती के बाद आप फौरन ले जाएं दुल्हन को, ना कि आप 6 7 8 महीने फोन पर बात करते हैं। तो वो एक जी। फेज था जो मतलब मुझे इतना समझ थी उस टाइम पे इन चीज़ों की, कि यार ये किस तरह होता है ना प्रोसेस। और हाँ। हमारे एक परसेप्शन भी है देसियों में कि वो कहते हैं, यहाँ बाहर जाके देख लेंगे, तो वो चीज़ नहीं होती है एक्चुअली। ठीक है, राइट। तो नहीं ये तो तो आप, आई एम श्योर भाभी की समातों तक भी ये प्रोग्राम आएगा, लेकिन कभी ऐसा फील हुआ कि जब आप चले गए और वहां पहुंच गए तो कहीं देखे कोई गोरी वोरी आपको पसंद है, आपने बोले यार नहीं, निकाह जल्दी कर लिया, देख लेता, नहीं। सोच लेता? पहले तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि ऋतिक रोशन में आप उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे जो है वो 7 8 आ, गोलियां डांस कर रही होंगी। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। लेकिन जिस तरह बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाते हैं, करण जौहर की फिल्मों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बात सारी ये है कि आप अपनी, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तमाम यंगस्टर्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि आप अपने काम से प्यार करें। राइट। जब आप काम से प्यार करेंगे तो काम आपसे प्यार करेगा, और जब काम आपसे प्यार करेगा तो सब आपसे प्यार करेंगे। ये सबसे राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहूँगा। क्योंकि एवरी प्रायोरिटी ये है कि सब चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले आपका काम आता है। और मर्द के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपने काम से मोहब्बत करे। अगर काम से मोहब्बत करेगा, तो हर चीज़ उससे मोहब्बत करेगी। तो मैंने यही काम किया, और राइट। एवरीथिंग विल वर्क फॉर मी। जी। राइट। अब आपने इतनी खूबसूरती से बात बताई कि किस तरह से डेडिकेशन होती है और किस तरह से काम होता है, और मतलब आज के बच्चे तो बिल्कुल एक जगह कहीं बात करते हैं और वहां से जवाब टेढ़ा मिल जाए, तो एटीट्यूड इतना खराब होता है कि वो मेहनत करनी नहीं है और बात सुननी नहीं है। जहाँ आपने बताया कि आप परदेश में जाके सुबह 5 बजे उठ के 2 ट्रेन 3 ट्रेन और 2 बस बदल के काम पे जा रहे हैं और सारी चीजें कर ली, तो मतलब दिस इज रियल लाइफ स्ट्रगल। और वो जो एक सेल्फ मेड की बात करते हैं कि पाकिस्तान में रह के जो भी है आप नवाब की जिंदगी गुजार सकते हैं, बट एक जीस्ट थी कि नहीं यार, बाहर निकलना है, अपने ओन पे कुछ बनना है। माशाल्लाह 15 16 ईयर्स फास्ट फॉरवर्ड, यू हैव डन वेरी वेल फॉर योरसेल्फ। तो अब यूके के अंदर मामला चला, बेहतर हुआ, सेटलमेंट हुआ, अब कराची से यूके, फिर आप यूके से दुबई भी गए, फिर अब कनाडा में। तो यूके से मूव करने का फैसला क्यों लिया आपने, क्योंकि यूके में तो आपका अच्छा खासा मामला सेटल था? यार यूके की कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेज है। मैं यूके को कहूंगा कि यूके जो है ना वो एक तरह से, अगर मैं अपने नजदीक कहूंगा, हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होता है, वो एक करेले की सब्जी है एक्चुअली। ठीक है, करेले की सब्जी ये होती है कि जिसके फायदे बड़े होते हैं। यानी कि आप उसको खाएंगे तो आपका पेट भी सही हो जाएगा, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, सस्ती भी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगी। तो वो एक्चुअली सारे बेनिफिट्स वो कवर कर रही थी। लेकिन लाइफ में जो आपका टेस्ट है वो मजा नहीं है, यानी करेले खा के आपका मुंह थोड़ा सा कड़वा हो जाता है।
तो यूके में मैंने काफी जॉब्स की हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने यूके के अंदर तकरीबन कोई 12 से 15 कॉन्ट्रैक्ट्स तो किए होंगे 10 साल के अंदर। मेरा जो टर्नओवर है वो 2008 से 2021 का है, ठीक है, मे बी मोर ओके। देन दैट, ठीक है। और डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम किया है मैंने। फिर मैंने अपनी कंपनी खोली, फिर अपनी कंपनी के थ्रू काम करना शुरू किया मैंने। तो मेरी अपनी रजिस्टर्ड कंपनी भी है, ओपन टैक्स सॉल्यूशंस के नाम से, वहाँ पे उसके थ्रू मैंने काम किया। तो बहुत जबरदस्त जर्नी रहा। लेकिन ये था कि वो एक आपको एक मिसिंग था कि यार लाइफ यहाँ पर थोड़ी सी वो है, क्योंकि ब्रिटिश कल्चर जो है ना वो थोड़ा सा रिजर्व कल्चर है। यानी कि दे आर नॉट वेरी ओपन टू, दे आर ओपन इन अ सेंस ऑफ लॉ, बट दे आर नॉट लाइक अ चिल पीपल। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। तो जब आपके पास एक मिलनसार चिल, लोग नहीं है। मिलनसार नहीं है, ये कम है। और यूके में भी मैं खासतौर पे इंग्लैंड की बात करूंगा, लेकिन अगर आप नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में चले जाएं, नॉर्थ ऑफ यूके में चले जाएं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, राइट। बट जो साउथ ऑफ इंग्लैंड है, राइट। जो कि कोर इंग्लैंड है, जिसे हम कोर इंग्लैंड कहते हैं, सरे है, जैसे मैं सरे में रहा, लंदन में रहा, तो वो जरा थोड़ा सा चिल नहीं था। तो हमेशा एक रहा कि यार यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना वो सोशलाइजेशन उतनी इतनी मजे की नहीं है एक्चुअली ना। But anyway, as I said कि it has all the benefits I have. I mean, I get so many things over there. So उसकी मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। I bought houses over there. So घर भी है मेरे पास माशाल्लाह से 2 वहाँ पे। तो लाइफ तो अच्छी थी, ऐसा नहीं, और बहुत मजा भी किया। लेकिन थोड़ा सा रहता था कि यार कोई जगह ऐसी हो थोड़ी चिल टाइप हो ना। तो इस वजह से फिर रिलोकेट किया वहां से। तो यूके से फिर आप किस तरफ रुख किया आपने? यार यूके से ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं एक्चुअली मेरी जो सारी फैमिली है वो शुरू से रहती थी नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका का मतलब है कनाडा और यूएसए के अंदर, ठीक है। तो अर्ली डेज में मेरा प्लान यूएस आने का ही था। लेकिन चीजें आपको पता है यूएसए में कभी नहीं होती तो नहीं होती। तो मेरा वीजा शायद नहीं हुआ उस टाइम पे। सबका हो गया। मेरी सारी सिस्टर्स, 3 सिस्टर्स मेरी यूएसए में रहती हैं, मेरे पेरेंट्स भी यूएसए में ही रहते हैं, दे ऑल सिटीजन्स। और मेरी एक सिस्टर जो है वो कनाडा में रहती है, एंड शी इज ऑल्सो कैनेडियन सिटीजन। तो उन्होंने राइट। कोशिश की मेरे लिए, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ बनी नहीं। तो फिर मैंने यूके जाने का प्लान इसलिए बनाया था कि मैंने कहा भाई कहीं से तो कहीं जाना बेहतर ही है ना। तो इसलिए हम यूके चले गए थे। तो मैंने अप्लाई किया था, यूएस के लिए भी अप्लाई किया था मैंने, कनाडा के लिए भी अप्लाई किया था। तो मेरा कैनेडियन पीआर हो गया था यूके में रहते हुए। तो हमने परस्यू किया कि हम कनाडा चलते हैं यहाँ से। और क्योंकि जाहिर सी बात है फैमिली है और तमाम लोग हैं वहाँ पे, और भी रिश्तेदार भी हैं। तो फिर हम कनाडा की हमने परवाज जो है ना वो चढ़ी वहाँ से। अच्छा, कनाडा जब हम पहुंचे, इत्तेफाक की बात है, इट वाज अ कोविड टाइम। अब कोविड टाइम पे जब हम पहुंचे तो पता चला कि भाई यहाँ तो सब कुछ बंद है, घर में बैठना पड़ेगा आपको। तो हम, फिर मेरी वाइफ ने कहा, क्योंकि वी एक्चुअली लाइक दुबई अ लॉट, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा अभी। तो देन वी परसू कि यार अगर घर से ही काम करना है एज एन आईटी एक्सपर्ट, क्योंकि रिमोट वर्क शुरू हो चुका था कोविड में, बच्चे भी घर से पढ़ रहे थे, तो हम वी डिसाइडेड कि वी गो टू दुबई फॉर कपल ऑफ इयर्स एंड देन वी कैन कम बैक टू कनाडा व्हेन अच्छा, थिंग्स। ये वो टाइम है जब आपके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी आपको मिल चुकी थी, तो यू डिड नॉट नीड अ वीजा फॉर दुबई, या चाहिए था जी, वीजा? जी बिल्कुल। दुबई के अंदर मेरी यूके नेशनैलिटी हुई थी 2015 के अंदर एक्चुअली। ओके। 2015-16 के अंदर मेरी तो नेशनैलिटी हो गई थी। आप फिर वीजा दुबई के लिए यू वर वीजा फ्री, यू कुड हैव जस्ट गॉन देयर इंस्टेड। हाँ, बस उसके बाद कुछ भी नहीं था। फिर आप लेकिन यूएई तो मैं पहले भी बहुत दफा जाता रहा हूँ। मतलब जब मैं, आई थिंक मेरा हनीमून जो था वो भी यूएई में ही था एक्चुअली। राइट। तो वो भी इत्तेफाक है, मैं, मेरा भी वहीं रहा है। हाँ, लेकिन वो ऐसा था कि जब मैं यूके आ रहा था तो मैं ट्रांजिट लेके दुबई से आया था। तो कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स थे। एक मेरा फ्रेंड था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, मुबशिर नाम का फ्रेंड था। तो वो इंतकाल हो गया उसका। लेकिन ये कि उसने बड़ा थोड़ा बहुत घुमाया, चीज़ें वगैरह दिखाई। तो उसमें मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी मस्त जगह है यार। तो ये तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी देयर। तो फिर वो जब मैं यूके आया, तो जब हनीमून का टाइम डिसाइड हुआ, तो वाइफ ने कहा कि भाई ये सब कह रहे हैं यूरोप जाना चाहिए। तो मैंने कहा यार तुम छोड़ो यूरोप को, मैं तुम्हें उससे बेहतर जगह दिखाता हूँ, ट्रस्ट मी। और हमने फिर प्लान किया दुबई के हनीमून का। और फिर यूरोप भी हम गए बाद में, उसके बाद अगले साल हम यूरोप का भी हमने टूर किया पूरा। लेकिन हनीमून फिर हमने यूएई में डिसाइड किया था। राइट। अच्छा, आपने जिक्र किया, हम कंट्रीज की आपकी उसकी जर्नी की बात करें, ट्रैवलिंग का आपको एक खास बड़ा शौक है, एंड आई बिलीव आप कोई 20-25 मुल्क से ऊपर देख चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। हम्म। और हर वक्त देखता हूँ कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की चीज़ें दिखा रहे थे। तो थोड़ा सा उसका बताएं कि ट्रैवलिंग का शौक, और उसमें कौन कौन से मुल्क फिर आपने विजिट कर चुके हैं? अच्छा, कमाल बात यह है कि मैं जब पाकिस्तान के अंदर था तो मैंने इतना ट्रैवल किया नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अगर आपको बताऊं, मैंने आज से लाहौर नहीं देखा। मतलब ये बड़ी अजीब सी ओह बात है, वाह। लाहौर नहीं देखा तुमने? तो हाँ। तेनू जमिया ही नहीं ना, जो हमारे यहाँ एक कहावत है मशहूर। हाँ, हाँ। तो वही जिनने बात। लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं।
ऐसे मैंने, ही? मेरे ख्याल है पाकिस्तान में सिटीज में आपको बता देता हूँ, मैंने एबटाबाद देखा है, इस्लामाबाद देखा है, पिंडी देखा है, क्वेटा देखा है और हैदराबाद। दैट्स इट, राइट। दैट्स ऑल आई सीन। मतलब हम कराची वाले जो थे ना, वो कराची में ही रहना अब पसंद करते थे, और बाहर लेकिन हम पाकिस्तान के बाहर की अब काउंटिंग हम शुरू करते हैं कि आप दुनिया के कौन कौन सा मुल्क देख चुके हैं? यार दुनिया के मैंने बहुत सारे ममालिक देखे हैं। आई थिंक इट्स अप्रोक्सीमेटली, मैं आपसे कहना चाहूँ तो 33-34 कंट्रीज तो देखे होंगे मैंने अब तक। चले, जो जो अगर सब मोटे मोटे याद आ रहे हैं तो वो बताएं। यूएई है, यूएसए है, कनाडा है, यूरोप में जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, अपना नेदरलैंड है, स्पेन है, यूके तो आपको पता है कि मैं गया था, आयरलैंड है, ये मैंने देखा, इजिप्ट मैंने देखा है, ऑस्ट्रेलिया देखा है, न्यूजीलैंड देखा है, और इसके अलावा सिंगापुर देखा है मैंने, मलेशिया देखा है मैंने। तो ये नोन मेरे जहन में आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। तो मैं थाईलैंड भी जाहिर है, लाजमी थाईलैंड भी जाना हुआ ही होगा। यार थाईलैंड नहीं गया मैं। अच्छा, मैं कुछ कंट्रीज अभी तक नहीं गया जहाँ पे लोग बहुत जाते हैं। मैं थाईलैंड नहीं गया और मैं टर्की नहीं गया आज तक, लेकिन इवन मैं अच्छा, मैक्सिको भी टर्की गया। भी रह गया। मैं मैक्सिको गया हूँ, मैं कैरेबियन मैक्सिको आइलैंड्स भी। गया हूँ। जी। राइट। अच्छा, और वो कैरेबियन का आपने जिक्र किया तो क्रूज का भी आप बड़ा शौक रखते हैं, क्रूज की भी आपकी बड़ी जर्नीज है। यार अगर आप थोड़ा सा टाइम दें 5 मिनट्स, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ क्रूज का। क्रूज के मैं मेरे कोई बिल्कुल। 3 से 4 एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन जो 2 रिनोनेबल हैं, तो हनीमून का था। हनीमून पे मैंने क्रूज बुक की थी, तो मैं मेरी वाइफ गए थे। तो दैट वाज वेरी मतलब यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पाकिस्तान में ज़्यादा सुनने को मिलता नहीं कि कोई क्रूज शिप पे गया है। आप माशाल्लाह से खुद फील्ड में हैं, आपको इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता होगा। इवन सेलिब्रिटीज़ ऐसे में ही। भी इतना ज़्यादा सुनने में नहीं आता। तो हमारे ये कल्चर नहीं है, बट इंडियंस में वो कल्चर है। तो हम लोग जब पहुंचे फर्स्ट टाइम, तो बिल्कुल नए थे, ऐसी बात है, इतना कोई एज नहीं थी। 2010 की बात है, 2010 की जनवरी फरवरी की बात है। तो जब हम पहुंचे वहां पे, तो हमारे पास यूएई का वीजा था और पाकिस्तानी पासपोर्ट था। जब हम पोर्ट पर पहुंचे, तो उसने मुझसे बोला कि भाई ये क्रूज तो जो है वो मिडिल ईस्टर्न क्रूज थी वो। तो उसने कहा कोस्टा के नाम से। तो उसने कहा कि भाई ये तो क्रूज काफी सारे पोर्ट्स पे जा रही है। तो मैंने कहा कौन से पोर्ट्स पे जा रही है? उसने कहा ये अपना क्या नाम है, बहरीन है, ओमान है, कतर है, इन जगहों पर वही जाएगी। तो आपके पास इनके वीजाज हैं? तो हमने कहा कि यार हम तो शिप से नहीं उतरेंगे, हम तो शिप पे ही रहेंगे, हमें क्या जरूरत है वीजाज की ना। और ये सब ये एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम शिप के बाहर खड़े हुए बोर्ड होने के लिए। तो उसने कहा, तो हमने कहा कि यार जैसे जहाज में होता है, आप कहीं ट्रांजिट होता है, तो आपको उस जगह की कंट्री का वीजा तो नहीं चाहिए होता ना, आप जहाँ से भी जा रहे हैं डेस्टिनेशन का वीजा चाहिए होता है। तो वी वर थिंकिंग द सेम, राइट। तो थोड़ी सी आप कह लें कि लाइल्मी थी हमारी। तो अब मैं अपनी वाइफ को देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो हनीमून तो गया, काम उतर गया। काम उधर ऐसे गया। ही है। तो थोड़ी देर उसने कहा अच्छा वेट करें। उसके बाद वो लड़की वापस आई और उसने हमें बोला कि आ जाइए। हमने कहा अच्छा। तो अब हम अंदर चले गए क्रूज शिप के। अब जो क्रूज शिप में गए, तो क्रूज शिप में फर्स्ट डे तो हम, ऐसी बात है, बिल्कुल नए थे, पाकिस्तान से भी ताज़ा ताज़ा गए थे, तो इतनी तो कोई समझ थी नहीं घूमने फिरने की। इट वाज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, राइट, इंटरनेशनली आप कह सकते हैं हमारा। तो जब हम अंदर गए, तो अब हमें ये समझना है कि यहाँ करना क्या है। अब आ तो गए, यहाँ पे होता क्या है। तो बाद में पता चला कि भाई उसके पूरा एक स्केड्यूल आता है। हाँ, मैं ओपनली बताऊंगा, मैं स्केड्यूल आता है उसका। स्केड्यूल में लिखा होता है कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या इवेंट्स हो रहे हैं और आपने क्या कवर करना है। किस फ्लोर पे, डेक पे, कौन से डेक के कौन से सेक्शन में कौन सा हो रहा है। क्योंकि उसमें 2-4 एंटरटेनमेंट के सेक्शन होते हैं। एक तो वो होते हैं जहाँ पे लोग ठहरे हुए होते हैं, और एक हॉलवेज होते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज होती है सारी ना। तो खैर उसके बाद वो समझ में आया, तो उधर जाके फिर हम लोगों ने एक्टिविटीज एंजॉय की, डांसिंग, गोल्फ, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं क्रूज के ऊपर करने की, खाना पीना सारा इंक्लूसिव होता है। एनीवे अब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो और जो भी लोग आ रहे हैं वो ऐसे गौर से देख रहे हैं, फिर वो पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से आए हो। तो हम बताते हैं कि हम पाकिस्तान से आए। तो मुझे इवन कैप्टन ऑफ द शिप ने आके बोला कि मैं तकरीबन कोई 20 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने पहला पाकिस्तानी देखा है क्रूज शिप पे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक अच्छा। तो और वो इंडियन था एक्चुअली। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को सुन के। और खैर एनीवे, उसके बाद एक इटालियन की क्रूज थी, इटालियन कैप्टन भी था। तो उसको पता चला कि हम मुस्लिम हैं, तो वो भी हमारे पास आया। उसने मुझे बोला कि आप लोग क्या हलाल खाते हैं, हमसे पूछा उसने, क्योंकि ऐसी बात है यूएई से रन हो रही थी क्रूज। तो हमने कहा हम हलाल राइट। खाते हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको ना, शिप रुकेगी तो मैं आपको पोर्ट से बाहर से हलाल गोश्त मंगवा के पका के खिलाऊंगा खाना। मतलब हम लोग ने कहा कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना खाना वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस थे, तो हमने तो मना कर दिया उसको। लेकिन मतलब दैट्स व्हाट अ जेस्चर दे आर प्रेजेंटिंग, राइट, एट द क्रूज। और फिर क्या हुआ कि डिफरेंट पोर्ट्स पे रुकी शिप। तो अब मैं वाइफ से कह रहा हूँ कि यार हम बाहर जाएं या नहीं जाएं, मतलब क्योंकि वीजा तो है नहीं।
तो मैंने फिर वाइफ से कहा कि चलो यार ट्राई करते हैं, अगर जाने दिया तो चले जाएंगे। तो फिर हम निकले, कतर पे रुकी, कतर निकले, जाके देखा। फिर ओमान गए, ओमान जाके देखा। फिर इसी तरह बहरीन गए, बहरीन पोर्ट पे जाके देखा। अब दिखा के बड़े खुशी खुशी हम वापस आ गए कि यार बगैर वीज़ा के सारे कंट्रीज भी देख लिए और शिप पे भी वापस आ गए हम। तो वो एक जर्नी हमारा कंप्लीट हुआ। और उसके बाद बस क्रूज एंड हुआ। फिर हम जब अपने होटल के रूम में आके बैठे तो मुझे उन्होंने पासपोर्ट हैंड ओवर किया, जैसे वो करते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं। तो जब होटल के रूम में बैठा, मैं बेड पे लेटा हुआ था, मैंने ऐसे ही पासपोर्ट खोल के देखा तो सारे वीजे लगे हुए थे मेरे ऑन बोर्ड। वाह, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था सारा? फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बोर्ड लगे हुए थे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मतलब क्या बात है। इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी कि यार ये कैसे, नहीं मतलब मतलब ये तो फिर आपका हनीमून का ना डबल मजे हो गए कि 4-5 मुल्क, आप एक क्रूज शिप पे 4-5 मुल्क देख के आ गए। 4-5 मुल्क देख के आ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट देख के आ गया, अनदर वे अराउंड। और सारे वीजेस मेरे जो थे वो पासपोर्ट पे लगे हुए थे। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो मैं जो जो चीज़ मुझे यूएई की हमेशा पसंद आती है वो कस्टमर सर्विस है। यूएई की कस्टमर सर्विस बहुत टॉप नॉच होती है। आई मीन इफ यू आर स्पेंडिंग मनी ओवर देयर, दे रियली मेक यू फील लाइक अ किंग और लाइक से गेस्ट, राइट? व्हिच इज एब्सोल्युटली, इन अदर कंट्रीज यू एब्सोल्युटली। मिस दैट थिंग, राइट? या जी। तो अभी जब आपकी नेशनैलिटी आपके पास यूके के, तो अभी आई यू ड्यूल नेशनल और यू स्विच टू द यूके पासपोर्ट ओनली? यार मैं एक्चुअली ना डुअल सिटीजन हूँ। मेरे पास पाकिस्तानी हाँ, पासपोर्ट भी ऑब्वियसली सबके पास है और मेरे पास यूके सिटीजनशिप भी है, दोनों हैं। तो ये किस तरह से किया जाता है कि अगर आप दोनों रखना चाहें, क्योंकि उसमें तो ये कहते हैं ना, यू हैव टू गिव अप ऑन वन। तो ये ड्यूल नेशनैलिटी किस तरह से मेंटेन की जाती नहीं, इसका ऐसा रूल नहीं है। अगर दोनों कंट्रीज अलाउ करते हैं, उनकी पॉलिसी में है कि डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं आप, या ट्रिपल नेशनलिटी रख सकते हैं, तो आप ट्रिपल भी रख सकते हैं। तो पाकिस्तान के लॉज में भी है कि आप मल्टीपल नेशनलिटीज रख सकते हैं, यूके लॉज में भी है। तो अगर कोई ऐसा कंट्री है जिसके लॉ में है कि नहीं, आप यू हैव टू बी वन नेशनल लाइक इंडिया के हैं, तो फिर आप दूसरा इवन सपोर्ट भी कर रहा हो आपको कि भाई आप मल्टीपल नेशनल बन जाओ, तो भी आप मल्टीपल नेशनलिटी नहीं रख सकते। लेकिन पाकिस्तानी लॉ है और यूके का लॉ है, दोनों अलाउ करते हैं कि आप मल्टीपल नेशनलिटीज रख सकते हैं। ठीक है, चलें, ज़बरदस्त। अब ये सारा आपका दुबई का एक्सपीरियंस हो गया, चीज़ें हो गई। हाल में ही आप कनाडा मूव हुए, तो ये आपका एक्चुअल प्लान था यूके के बाद कनाडा आना? वो तो कोविड की वजह से दुबई का सिलसिला बना और सारा। तो फाइनली जब आफ्टर पोस्ट कोविड सिलसिला कनाडा जब पहुंचे, तो स्टेइंग इनिशियल टाइम इन पाकिस्तान, फिर अब एक तवील अरसा ज़िंदगी के जवानी का आपने उधर यूके में गुजारा, फिर दुबई के अंदर शशके मिले आपको 1-2 साल। अब जब कनाडा आए तो क्या फीलिंग आई? क्योंकि कनाडा तो अब यहाँ पे हर कोई बोलता है ना, यार हमने कनाडा भागना है, इमिग्रेशन भी हो रही है, चीज़ें भी हो रही है। तो वो जितने तमाम लोग जो ख्वाब रखते हैं कनाडा भागने का, तो क्या उनको बताना चाहेंगे, इज इट वर्थ इट और नॉट? कनाडा इज़ अ गुड प्लेस टू लिव और हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि दे हमेशा ये कहा जाता है कि जो कैनेडियन पीपल दे आर वेरी नाइस, ठीक है? और वो चाहते हैं कि लोग आएँ ताकि वो उनको अकोमोडेट करें। और अगर हम बात करें रेसिज़्म के हवाले से और चीज़ों के हवाले से, तो एज़ कम्पेयर टू अदर गोरा कंट्रीज़ कह लें या डिफरेंट कह लें, उनके मुकाबले में दे आर वेरी जनरस, दे आर वेरी नाइस, ठीक है? एक्सेप्टेंस ज़्यादा है एंड दे वांट टू कीप यू। बाकी ये कि कंट्री बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और इसका एक एज इनको ये मिलता है कि यूएस के साथ ही कनेक्टेड है। तो यूएस के साथ ट्रीटी होने के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूएस से भी आनी शुरू हो जाती हैं ऑन कैनेडियन टेरिटरी। और कनाडा से यूएस ट्रैवल करना भी आसान है, बॉर्डर मिले हुए हैं दोनों के। तो एक बड़ा नॉर्थ अमेरिकन रीजन आपको मिल जाता है। बाकी ये है कि मेडिकल फ्री है, बच्चों को भी अलाउंसेस मिलते हैं। इन दीज डेज लास्ट 2.5 years सिंस कोविड, आप कह लें कि चीज़ें थोड़ी नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं यहाँ पे, हाउसिंग, और थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं। लेकिन वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा में, वो आपको यूके में भी सुनने में आएगा, आपको यूरोप में भी सुनने में आएगा। ऑब्वियसली बात है, अमेरिकन पॉलिसीज होती हैं, जंग वगैरह होती हैं, उसकी वजह से वो तो, लेकिन इट्स अ गुड प्लेस टू लिव टू गॉट ऑफ द फैमिली। अगर आपने फैमिली के साथ रहना है और सोशलाइजेशन करनी है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब कनाडा आप मूव हुए, सारी चीज़ें बात हुई, अब ज़रा आ जाते हैं हम साद उस्मानी के ऊपर। काफ़ी हमारी सीरियस टॉक, करियर टॉक और सारी आपकी जर्नी के हवाले से बात हुई। शौक के ऊपर बात करते हैं, हॉबीज़। एक तो हमें पता चल गया कि आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, ट्रैवलिंग का, रिसर्च का। इसके अलावा क्या हॉबीज़ हैं आपकी, जो मतलब आप फ्री टाइम जो अगर कभी मिले तो आप चाहें कि करें? यार मैं एक्चुअली सोशलाइजेशन का मुझे शौक है। मैं बहुत ओवर सोशल तो नहीं हूँ, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से, हाँ, सोशल मीडिया के आने की वजह से
काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे एक वो मिली है, क्या कह सकते हैं, एक बाहर रहने वालों को ख़ास तौर पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने लोगों से कनेक्ट हो सकें और बातचीत कर सकें। तो फेसबुक आया था, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा इन था मैं, और व्हाट्सएप आया उसके बाद, और अब टिकटॉक है। तो टिकटॉक जब आया तो उससे और भी मुझे ज़्यादा मतलब इंजॉय किया मैंने अपने टाइम को। तो जब भी फारिग टाइम मिलता है या थोड़ा ब्रेक मिलता है तो बीन ऑन सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेट। और आपसे भी मुलाकात हुई यहाँ पर, तो आपसे हुई, काफ़ी और बहुत सारे अच्छे लोग हैं, दोस्त हैं जिनसे यहाँ पर टिकटॉक के हवाले से मेरी मुलाकात हुई। तो आई गॉट अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ थिंग्स। और टिकटॉक के हवाले से मैं अच्छी बात ये करना चाहूँगा कि टिकटॉक में मुझे वो लोग मिले जो कि डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब आप एक फील्ड में होते हैं तो आपका ज़्यादातर कनेक्शन या ताल्लुक़ उन्हीं लोगों से बनता है जो कि आपके सर्कल में होते हैं या आपके डिसिप्लिन में होते हैं। लेकिन टिकटॉक में आने की वजह से मुझे बड़ी वर्सेटैलिटी मिली। मुझे देखा कि लोग दुनिया में क्या-क्या कर रहे हैं और कितने प्रोफेशंस में और किस तरह से वो अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो प्रॉस के हवाले से तो मैं ये कहूँगा, काफ़ी फ्रेंड्स भी मिले मुझे यहाँ पे। राइट। तो उसकी बात की, टिकटॉक का जिक्र हुआ, तो ऑफ कोर्स हर जगह की पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है। कोई ऐसी चीज जो टिकटॉक की आपको ना पसंद आई? यार टिकटॉक पर एक कल्चर है अर्निंग का, ठीक है ना? लेकिन मैं एक कहना चाहूँगा अर्निंग के हवाले से कि जब आप अर्निंग करने जा रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि जो सामने बंदा है जिससे आप अर्निंग लेने जा रहे हैं, जिससे आप गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं, जैसे टिकटॉक लाइव में यहाँ पर होता है, मेक श्योर कि आप उसको पर्सन को भी वैल्यू करें, ना सिर्फ ये देखें कि यार इसकी जेब कैसे फाड़नी है और फिर सलूट मार के जो है ना आप तो निकल जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर मेजोरिटी का कल्चर ऐसा है। तो ठीक है, यू आर हियर टू अर्न, यू आर हियर टू अर्न एंड पीपल आर हियर टू सपोर्ट। खासतौर पे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है बहुत इन्हें इसके अंदर, लेकिन you need to value the people as well, right? It doesn't mean that you just only have for the money and बाबा टाटा बाय बाय। ये चीज मुझे लगी लोगों में बहुत ज्यादा है, ग्रीडीनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन वही डिपेंड करता है कि कौन आके बैठ रहा है, किस बैकग्राउंड से बैठ रहा है और किसकी क्या इंटेंशन है, ठीक है, उसकी Right. क्या अपब्रिंगिंग है। तो वो तमाम चीजें काउंट करती हैं उसकी पर्सनैलिटी में। चले, अब क्योंकि टिकटॉक का जिक्र छिड़ गया है तो आप आए, आपने गिफ्टिंग भी बड़ी की है, बड़े शेयर वेयर भी मारे। यहाँ पे तो शेयर वेयर की वैल्यू होती है। तो एक होता है ना, एक एड्रेनलिन मिलता है कहीं आप शेयर मार रहे हैं या कहीं कुछ करें। तो जब फर्स्ट आपने बड़ा गिफ्ट मारा तो वो अगर आपको याद हो किसको, या वो क्या मोमेंट था, कुछ उस हवाले से अगर कोई मेमोरी आप? यार मेरी एक साइकी है टिकटॉक पे कि जब लोग मुझसे मांग रहे होते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। अपनी अपनी साइकी है मुझे। लेकिन ये होता है कि मैं व्हेन आई स्टार्ट लाइकिंग समवन, किसी को मैं लाइक करना शुरू करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो फिर मैं आई विल स्टार्ट सपोर्टिंग बाय माई सेल्फ, ठीक है? तो नाम लेना मुनासिब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, देखो आपकी चॉइस है, आप कंफर्टेबल है। सोशल मीडिया के मेरे फ्रेंड्स हैं, तो सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, तो उनको मैंने गिफ्टिंग की थी फर्स्ट टाइम, उन्हीं को एक शेयर मारा था मैंने, और ही वॉज वेरी सरप्राइज, वेरी हैप्पी। उनका थैंक यू का मैसेज भी आया था क्योंकि शायद उनका भी इनिशियल डेज थे टिकटॉक के ऊपर। इट्स एन ईयर अगो बात है। तो लेकिन दैट वाज सरप्राइजिंग। लेकिन ये कि हाँ बस वो एक मोमेंटम होता है, आपको पता है यहाँ पर एक हाइप क्रिएट होती है, तो जो गिफ्टर होता है वो चार्ज अप हो जाता है थोड़ा सा, तो चार्ज अप ही समझ ले। तो कभी ऐसा हुआ साथ भाई कि भावनाओं में बह के गिफ्टिंग तो कर दी, बाद में अफसोस हो गया यार ये क्या कर दिया मैंने? यार अफसोस बिल्कुल हुआ है। अफसोस उनको ही हुआ है जो मुझे लगा बाद में कि पीपल नॉट वैल्यू, मतलब अच्छे लोग नहीं है, यूज कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, कचरा लोग हैं, खराब लोग हैं, घटिया लोग हैं, ठीक है ना, जो कि इंसान को वैल्यू नहीं करते, या मतलब आप समझ रहे हैं उनकी अपब्रिंगिंग सही नहीं है। तो उनको अगर कभी गिफ्टिंग की तो लगा कि नहीं यार इनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा भी देखा है मैंने, अब तो टिकटॉक पे 1 साल एक्सपीरियंस हो गया है, वो ये कि लोग जो है वो मतलब गिफ्टर से गिफ्ट लेने के बाद उसको गालियां निकाल रहे होते हैं। मतलब दैट्स समथिंग रियली, ये एक बड़ा टॉक्सिक पार्ट रहा है जो आजकल अब बढ़ गया है, क्योंकि रोज इस तरह के तरीके दिखाए जाते हैं कि अब हम ये भी देख रहे हैं कि लड़कियों की आईडी बना के लड़के बैठे हुए होते हैं, कोई मेडिकल बिल दिखा रहे हैं, कोई अपनी साइड स्टोरियां सुना रहे हैं, कोई कुछ। तो वो बेसिकली हर नए तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। However, as a gifter और as a person जिसने दुनिया देखी है, so how do you judge a character कि यार this guy is deserving or this is not? You need to spend a time, ठीक है। आप ऐसी बात है, जब आप बड़े हुए तो आपकी अपनी अपब्रिंगिंग्स हैं, आपकी अपनी वैल्यूज हैं, ठीक है। आपको पता है कि जी अच्छा बुरा क्या होता है, नाइस क्या होता है, क्रेडिबल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता है। ऐसी बात है, एज अराउंड 40 ईयर्स हो गई है अब,
तो ये सब चीज़ें आपको पता होती हैं, तो आप जब देखते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है पर्सन की किस तरह का है, क्या है। आई डोंट माइंड पीपल हेयर फॉर गिफ्टिंग, बट आई डोंट माइंड के पीपल बीन मतलब डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए या हो जाए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि सिनेरियो में कुछ लोगों ने अच्छी गिफ्टिंग की, उनको उस टाइम प्रेज किया गया, आप जब वो गिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं तो उनको डिस्कार्ड कर तो दिया गया। जी और बिल्कुल। ये बड़े, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऐसे, लेकिन ये बड़े इवेंट्स जो हुए ना, उनके अंदर भी देखा गया है कि जो बड़े अच्छे गिफ्टर्स होते थे 40 लेवल्स के, जिन्होंने शेर के मुंह खोल दिए थे, सारे जितने ना, सारे पिंजरे ही खोल दिए थे शेर के, आज उनको ना इनविटेशन गया है, ना उनको बुलाया गया है, ना उनसे बात की गई है। तो चढ़ते सूरज को सलाम है, तो उससे अंदाजा होता है, ठीक है कि आप ये दुनिया है। हाँ दुनिया है, ठीक है कि आप एक बिजनेस के लिए आए, बट एज आई सेड इन द बिगिनिंग, यार अगर आपको किसी ने इतनी सपोर्ट की है तो यू नीड टू वैल्यू हिम। जरूरी नहीं है कि वो सारा एक टाइम एक लफ्ज आप खास इस्तेमाल करते हैं, खानदानी। खानदानी हाँ गिफ्टर हो या खानदानी होस्ट हो, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? यार, वो एक टर्मिनोलॉजी निकली है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये कि हाँ उन्होंने जिक्र किया था, एक हमारे होस्ट थे, उन्होंने खानदानी का जिक्र किया था। तो मैं समझता हूँ कि खानदानी गिफ्टर से ज़्यादा बेटर है कि खानदानी होस्ट होना चाहिए, क्योंकि गिफ्टिंग तो आपको आ रही होती है रैंडम, ठीक है ना, लेकिन आप, क्योंकि आप एक चीज़ रन कर रहे हो या आप एक मेज़बान हो, तो आप होस्ट का मतलब क्या है, मेज़बान है ना। तो जो गेस्ट, हम एज अ गेस्ट आते हैं आपके पास, ठीक है, हम क्या मिठाई का डब्बा भी लेके आ सकते हैं, हम कोई तो बड़ा तोहफा भी लेके आ सकते हैं, हम फूल भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एज अ होस्ट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं मिलती कि जो फूल लेके आया है उसको वो कह के भाई तू साइड में बैठ जा, और जो बड़ा गिफ्ट लेके आया है तो उसको बोला तू मेरे गले लग जा, ठीक है। जो भी आपके घर पे मेहमान आएगा, आप उसको सेम टी सर्व करेंगे, आप उसको सेम रिस्पेक्ट सर्व करेंगे, ठीक है। आप उससे उसी इज्जत से बात करेंगे, उसको सेम सोफे पे बैठाएंगे, ठीक है। और यू नेवर नो कि आज वो फूल लेके आया है, कल वो हो सकता है बड़ा गिफ्ट भी लेके आ जाए, क्योंकि आज जो बैठा है 25 लेवल पे बैठा है, 13 लेवल पे बैठा है, 11 लेवल पे बैठा है, यू नेवर नो, मे बी इज जस्ट स्टार्टेड, यू नेवर नो कि उसके पास क्या है एक्चुअली। बट इवन इट के पास है या नहीं है, लेकिन अगर आपकी दुकान पे कोई आता है, आपके घर पे कोई आता है, तो यू हैव टू गिव इक्वल रिस्पेक्ट। इट डजंट मैटर कि हाउ मच ही इज एक्चुअली पेइंग यू या गिफ्टिंग यू। चले, एक अब पर्सनल उस पर एक सवाल करता हूँ कि एक चॉइस होती है, अब हर तरह तरह के गिफ्ट हमने देखे, हर तरह की एक वैरायटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई फेवरेट गिफ्ट जो आपको मारने में या कभी आपको रिसीव हो तो आप उसको एंजॉय करते हैं या अच्छा लगता है मारना? देखिए, गिफ्ट तो बहुत सारे हैं, थोड़े शुगल के भी हम गिफ्ट मारते रहते हैं। एक तो किस करके है, चुम्मी करके है, या हाँ। लॉलीपॉप है, या और फूल वगैरह है, तो वो आप करते रहते हैं। लेकिन जो शेर का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा अच्छा पड़ता है, जिस तरह से उन्होंने उसको डिजाइन किया है टिकटॉक ग्राफिक्स ने, वो जब आता है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। बल्कि मैं एक बात कहना चाहूंगा इसके हवाले से कि मेरा खुद टिकटॉक का मैच एक हुआ था, जिसमें हमारे कुछ माशाल्लाह से फ्रेंड्स हैं, सारिफ का नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बड़ा पुश किया कि भाई आप यहाँ पर इतना लोगों को सपोर्ट करते हैं, आपका भी एक मैच बनता है। तो उस यहाँ पर मैंने भी अपना एक मैच खेला, तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि मेरे पास काफ़ी अच्छी अटेंडेंस रही। जो मेरे चाहने वाले थे, मोस्टली कहूँगा तकरीबन सारे ही मौजूद थे उसमें, और सबने मुझे सपोर्ट किया, और मैं जीता भी वो मैच। तो वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी याद है। आई नो कि पैसों से इतना नहीं होता कंसर्न, कितने पैसे आए क्या है, वो मैटर, बट आपकी एक एक्टिविटी, आपकी एक रिकग्निशन है। तो वो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो, मैंने थोड़ा बहुत टाइम भी अगर स्पेंड किया है तो लोगों ने उसको वैल्यू किया, और लोग मेरे इवेंट में आए और लोगों ने मुझे मतलब रिस्पेक्ट दी। आप भी थे वहां पे, और भी बहुत सारे लोग थे। नहीं नहीं बिल्कुल। तो ये भी है, आज आप क्योंकि भाई आप ऑफिशियल होस्ट बन गए क्योंकि आपने एक पीके मैच खेला, आपका टिकटॉक का एक स्पेसिफिक आपने नाम चूज किया, तो पहले तो वो नाम आवाम को बताएं, क्योंकि आज इंटरव्यू के लिए आपका नाम मुख्तलिफ है, हम आपको एक अलग नाम से टिकटॉक पे आपकी पहचान है। तो पहले उस नाम की आइडियोलॉजी साइंस क्या है, वह ऐसी शुगल शुगल में वो नाम पड़ गया? यार हमारे यहाँ पर एक होस्ट होते हैं अपना, क्या नाम है उनका, नोमी, नोमी के नाम से, नोमी खान के नाम से। तो उनकी ब्रॉड पे मैं जाता था, तो वो कहता था यार तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो, तुम उनका नाम सात जानू रख लो। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया जानू रखने को। अच्छा, अब मेरी आदत है शुगल करने की, मजाक करने की, तो मैंने कहा चलो यार क्या है, 7 दिन रख के देख लेते हैं। अब जब वो नखा नाम, तो वो एक तरह से यूनिक हो गया, बहुत ज्यादा लोग रिकग्नाइज करने लगे, क्योंकि कॉमन नेम होता है, लोग भूल जाते हैं कौन क्या है, लेकिन वो एक ऐसा नाम बन गया कॉम्बिनेशन में कि एवरीबॉडी लाइक्स इट, करे यार सात जानू आया है, ये है वो, तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया। फिर ये होता है कि कोई आपको गुस्से में भी बुलाए तो उसको प्यार से ही बुलाना पड़ता है, आपको समझ रहे हैं कि अगर आप मुझे गुस्से ही बोलोगे ना सात जानू, तो आपको लगेगा यार कि बंदा प्यार से ही बुला रहा है। तो मुझे एक मजा आने लगा उसके अंदर। फिर मैंने उसके बाद चेंज भी किया कई दफा ना,
तो राइट। लोगों ने कहा अरे यार ये तुम क्या कर रहे हो, नहीं वापस रखो नाम, वो बड़ा जबरदस्त था। तो मुझे लोगों ने चेंज नहीं करने दिया बेसिकली ना, एवरीबडी लाइक्स इट एक्चुअली, तो दैट्स व्हाई आई कैरी दिस नेम। राइट, एब्सोल्युटली। अब हमारे सारे सफर हुए, सारी बात के ऊपर किया। यंगस्टर्स जो इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि हम एंड की तरफ जाएंगे, ऑफ कोर्स आपका भी बिजी शेड्यूल है। सो यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक ऑन टिकटॉक जो वो कर रहे हैं, और एक इन रियल लाइफ, क्योंकि ये दो जिंदगी हैं जिसको लोग मिक्स कर गए, और उसकी वजह से भी लोग, बहुत से लोग जो टिकटॉक की वजह से अपनी असली जिंदगी, असली करियर को भी अफेक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, फैमिली टाइम को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक फॉर द टिकटॉक पीपल स्पेसिफिक एंड एक आउटसाइड टिकटॉक वालों? यार टिकटॉक के स्पेसिफिक, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा जरा। राइट। सो साद भाई बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे आज के गेस्ट। हम आखिरी लम्हात की तरफ हैं, तो अगर किसी की ऑडियंस में सवालात हैं तो पूछ सकते हैं जी। जी सॉरी, मैसेज में ये देना चाहूँगा, देखो यार पैसा आनी जानी चीज़ है, ठीक है, पैसा आता है, पैसा कभी होता है कभी नहीं होता। हमने जो स्टार्ट लिया था, बहुत, मैंने अपनी ज़िंदगी जो स्टार्ट की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, आई हैव नथिंग, ठीक है। आज माशाल्लाह से मेरे राइट। पास घर भी है, कंपनीज भी हैं, मैं अच्छे पैसे बनाता हूँ, वर्ल्ड टूर भी करता हूँ। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप अपनी एज अ वैल्यू एज अ पर्सन ना खोएं। यानी कि आप देखें, असल में इंसान की पहचान तभी होती है जब इंसान के पास उसका हालात अच्छे होते हैं। हालात जब अच्छे होते हैं तो उसका पता चलता है कि वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। गुर्बत में तो सभी प्यार से बात कर लेते हैं और आपकी इज्जत दे देते हैं, लेकिन जब आप बड़े बनते हैं तो फिर आपकी वैल्यू का पता चलता है कि आप क्या है। तो आप जितने भी बड़े बन जाए, ये बात ज़हन में रखिए कि देयर ऑलवेज अ बिग फिश, ठीक है। तो अगर आप अपने छोटों के साथ अपना रवैया ख़राब रखेंगे या उनको आप वैल्यू नहीं करेंगे, इवन टिकटॉक की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, तो आप ये ध्यान में रखिए कि राइट। कल को मकाफ़ात अमल कह लें या जो भी आप उसको कह लें, वो रिटर्न होके आता है कि कल को कोई आपको भी उसी तरीके से अनवैल्यू करेगा। बड़े-बड़े किंग आए, बड़े-बड़े सुरमा आए, आज सब ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं। नाम उन्हीं का ही मशहूर है आज भी, या लोग उन्हीं को मोहब्बत देते हैं जिन जो लोगों को इज्जत देते थे या लोगों से मोहब्बत करते हैं, आज उन्हीं की वैल्यू टॉप पर है। तो आप अगर कामयाब हैं और आप अपना रवैया अच्छा रखेंगे, तो आप ये समझ लें कि आपकी कामयाबी को 4 चाँद लग जाएँगे। लेकिन अगर आप कामयाब हैं और आप अपना रूड हैं, बुरे हैं, खराब हैं लोगों के साथ, तो आप ये समझ लें कि 2 मिनट लगते हैं किसी को भी आपको धुतकारने में, और एंड लुक एट समवन राइट। एल्स। जी। एब्सोल्युटली। नहीं, वेरी वेल सेड साद भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे एक टिकटॉक के जरिए मुलाकात तो हुई, लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक बना, और हम लोगों ने बड़ा काम भी साथ किया, स्क्रीन भी शेयर की, और विद मनी मच मोर टू कम इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। जाने से पहले एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि आज इस लाइव सेशन पे ऐसे इंटरव्यू देके आपको कैसा लगा, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस होल थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड? यार इट्स एन ऑनर टू सिट विथ यू ऑल द टाइम। हमेशा मैं ये कहूँगा कि तुम्हारा जो मेरा ताल्लुक है वो एक भाइयों वाला ताल्लुक है हमारा। और जब से हम मिले हैं, जब तक आज तक हम फिजिकली नहीं मिले, मतलब वी आर जस्ट ऑलवेज ऑनलाइन, लाइक दिस इज अ वेरी रेयर थिंग कि या हम 1 साल से या कनेक्टेड है, वी नेवर मीट इन पर्सन, राइट। लेकिन बात यही है कि बहुत अच्छा रहा टाइम, टाइम बहुत अच्छा गुजरा, अच्छे लोग भी मिले। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 1000 लोगों से मिला हूँ तो मुझे शायद 10 लोग जेन्युइन भी मिले यहाँ पे, तो विच इज़ अचीवमेंट फॉर मी एक्चुअली। तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा यहाँ पे। और बस अब ये है कि जो भी लोग हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बी नाइस विद पीपल, और वर्क हार्ड करें और अपने काम से मोहब्बत करें। अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। साद भाई आज हमारे साथ मौजूद थे, और हमने उनकी पूरी लाइफ जर्नी की बात की, जिसमें सबसे ज़बरदस्त बात लगी, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल जाके देखेंगे, मेहनत ज़ाया नहीं जाती, और हार्ड वर्क करना पड़ता है जी। गोल्डन स्पून के साथ भी आप पैदा हुए हैं, तो एम्पायर भी अगर आपको बनी बनाई मिल गई है, उसको मेंटेन करना, सस्टेन करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, वरना कारून का ख़जाना भी ख़त्म हो जाता है अगर आप हरहरामी करें और अगर आप लेज़ी हो या आप कामचोर हो। तो ये मामला थे जो आज हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया। एक शख्स जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क गया, उनको एक ज़ील थी, ज़ीस थी, एक चाहत थी कि भाई नहीं, मैं जाते ही उनको और जॉब मिल रही थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम बोर्न फॉर। अपनी फील्ड में गए, अपनी फील्ड में काम किया, एक्सेल किया, मेहनत की, और आज माशाल्लाह उन मुकाम पे जो मैं कहता हूँ कि दुनिया के 1 से 2% लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास ये आसाइशें या ये चॉइसेस हों लाइफ को लेके।
सो साद भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन हु जॉइंड अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी एक और गेस्ट के साथ, एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।